नमस्कार मित्रों, आज हम हिंदी साहित्य का सरल इतिहास का पहला सीरीज लेकर आए हैं। सबसे पहले लेखक परिचय। डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी हिंदी भाषा और साहित्य के प्राध्यापक और आलोचक के रूप में ख्यात रहे हैं। आप आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के शिष्यों में एक हैं। आपकी कृतियों में प्रारंभिक अवधि हिंदी आलोचना, लोकवादी तुलसीदास, मीरा का काव्य, कुछ कहानियां, कुछ विचार आदि प्रमुख हैं। अपने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के साथ अदहमान के अपभ्रंश काव्य संदेश रासक का संपादन किया। आपकी अन्य संपादित पुस्तकों में कविताएं 63 में, 64 में, 65 में, हिंदी के प्रहरी रामविलास शर्मा हैं। अभी हाल में प्रकाशित आपका स्मृति आख्यात नंगात लाई का गांव काफी चर्चित हुआ है। आप गोकुल चंद्र शुक्ल आलोचना पुरस्कार, डॉक्टर रामविलास शर्मा सम्मान और सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से भी सम्मानित हो चुके हैं। सबसे पहले भूमिका पढ़ेंगे। हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी भाषी जनता की आशाओं, आकांक्षाओं, उसके सुख दुख, उल्लास, निराशा और अन्य मन स्थितियों का शब्द दर्पण है। कहने की आवश्यकता नहीं कि इसका परिचय प्राप्त करना अनेक दृष्टियों से आवश्यक है और उपयोगी है। इसीलिए देश के विद्यार्थियों को हिंदी साहित्य के इतिहास का परिचय शिक्षा के विविध स्तरों पर अनुकूल पद्धति से दिया जाता है। यह काम जितना आवश्यक है उतना ही कठिन, क्योंकि हिंदी साहित्य के इतिहास के विकास को रेखा सरल और सीधी नहीं है, उसमें जटिलताएं और मोड़ है। इस पुस्तक में प्रायः किया जाता है कि हिंदी साहित्य के सरल विद्यार्थियों को हिंदी साहित्य के इतिहास का ऐसा परिचय कराया जाए कि इस विषय का उसे उपयोगी ज्ञान प्राप्त हो जाए। भाषा ऐसी हो जिसे विद्यार्थी आसानी से समझ सके और उसे विषय की निर्भ्रांत जानकारी हो सके। इसके साथ ही यह जानकारी ऐसे स्तर की हो कि वह प्रारंभिक कक्षाओं से लेकर उच्च कक्षाओं की परीक्षाओं में भी अच्छे अंक प्राप्त कर सके। विद्यार्थी को विषय में सीधा प्रवेश मिले, उसे व्यर्थ में इधर उधर उलझना और भटकना न पड़े। साथ ही हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण सूत्रों, कार्य कारण संबंधों, विभिन्न कालखंडों की प्रधान अप्रधान प्रवृत्तियों की सम्यक जानकारी मिल जाए, जिसके आधार पर वह साहित्य के विभिन्न पहलुओं पर अपनी स्पष्ट अवधारणा प्रस्तुत कर सके। आधुनिक साहित्य पर लिखते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि हमारे समय में भारतीय और विदेशी विचारक प्रवृत्तियों का परिचय पाठकों को वैज्ञानिक पद्धति से सरल मिल जाए और वे भूमंडलीय आधुनिकता बोध से भली भांति ऐसा परिचित हो जाए कि विभिन्न सामाजिक प्रश्नों पर मौलिक विचार करते समय भी उसका उपयोग कर सके। आशा है कि इन सब बातों को ध्यान में रखकर लिखी गई हिंदी साहित्य का सरल इतिहास नामक यह पुस्तक सामान्य और विशिष्ट दोनों स्तरों के पाठकों के लिए उपयोगी होगी। इस पुस्तक को लिखने और तैयार करने की योजना प्रक्रिया में डॉक्टर वेद प्रकाश, श्री सीताराम शरण और सीता संजय नाथ ने उपयोगी परामर्श और सहयोग दिया है। एतदर्थ हार्दिक आभार। विश्वनाथ त्रिपाठी। विश्वनाथ त्रिपाठी ने 5 काल में विवाह किया है। आदि काल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल, स्वतंत्रोत्तर हिंदी साहित्य। विषय प्रवेश। हिंदी शब्द का प्रयोग हम विविध अर्थों में करते हैं। सुविदित है कि हिंदी भारत की राजभाषा है। राज शब्द का प्रयोग भाषा के लिए बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि भारत की कोई भाषा प्रजाभाषा नहीं है। राजभाषा का अर्थ केवल केंद्र की सरकारी भाषा है। हिंदी भारत की संपर्क भाषा है। इसका अर्थ यह है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच संपर्क की भाषा है।
हिंदी मूलतः हिंदी भाषी क्षेत्र हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजभाषा है। इस क्षेत्र की अपनी अपनी बोलियां हैं। आदिवासियों की बोलियां तो अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखती है। हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियां कुमायूनी, गढ़वाली, हिमाचली, हरियाणवी, खड़ी बोली, ब्रजी, अवधी, बघेली, बुंदेलखंडी, भोजपुरी। इन बोलियों की अनेक उपबोलियां हैं। कहा जाता है कि 10 कोस पर भाषा बदल जाती है। इस बहुबोली समूह को हम हिंदी क्यों कहते हैं, या दूसरे शब्दों में हम इन्हें हिंदी के अंतर्गत क्यों मानते हैं? ऐसा इसलिए कि इसका व्याकरणिक रूप थोड़ी बहुत भिन्नता के बावजूद समान है। इनकी शब्दावली भी अधिकांशतः समान है। इन बोलियों में उपबोली का व्यवहार करने वाले एक दूसरे की बोली समझ लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें परंपरा से केंद्रोन्मुखी भाषा में साहित्य रचा जाता है। इस क्षेत्र में ब्रजी और अवधी 2 प्रमुख विख्यात साहित्यिक भाषाएं रही है। इसमें विश्वसनीय समृद्ध साहित्य रचा गया है। इस विशाल भाषा प्रदेश के समाचार पत्र, दूरदर्शन केंद्र, आकाशवाणी केंद्र, विद्यालयों आदि में नागरिक हिंदी का व्यवहार करते हैं, साहित्य रचते हैं, पत्र व्यवहार करते हैं और राजनीतिक मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त करते हैं। परंपरा से आज तक इस प्रदेश की मानक भाषा हिंदी ही रही है। मानक हिंदी का क्षेत्रीय बोलियों से कोई विरोध नहीं है, उल्टे ये बोलियां हिंदी के क्रमिक विकास में सहयोग ही करती आई है। इतने बड़े भाषा क्षेत्र में कभी कभी विवाद उठना स्वाभाविक ही है। आज की मानक हिंदी का आधार खड़ी बोली है, जो पश्चिमी क्षेत्र की है। इस खड़ी बोली में हिंदी की अन्य बोलियों ने अपने योगदान करके उसके मानक रूप का निर्माण किया है। साहित्य शब्दों के माध्यम से परिस्थिति विशेष के ऐसे चित्र खींचता है या ऐसे विचार प्रस्तुत करता है कि हृदय उद्वेलित हो उठता है, मार्मिकता पैदा होती है। इस मार्मिकता के आधार पर और कारण बदलते हैं। इस परिवर्तन का आधार हमारा इतिहास बोध है, जो परोक्ष तौर पर हमारे मूल्य और नैतिक मानदंड पर बदलता रहता है। कहते हैं कि संसार परिवर्तनशील है। इस परिवर्तनशीलता का प्रभाव हमारे भाव जगत पर भी पड़ता है। संसार की परिवर्तनशीलता के संदर्भ में साहित्य में परिवर्तन की खोज करना और उसकी व्याख्या करना साहित्य के इतिहास का कार्य क्षेत्र है। इतिहास क्या है? हमारा वर्तमान निरंतर अतीत में समाता जा रहा है। हम वर्तमान को देखते हैं, अतीत को हम नहीं देख पाते हैं, लेकिन मनुष्य स्वभावतः इतिहास में भी झांकने का निरंतर प्रयास करता रहा है। अतीत में जाते रहने की प्रक्रिया में वर्तमान अपने कुछ चिन्ह छोड़ जाता है। पुराने भवन, शिलालेख, ताम्रपत्र, सिक्के, भाषा, साहित्य, मिथक, किंवदंतियां आदि ऐसे ही चीजें हैं। इन्हें इतिहास का अवशेष समझना चाहिए। इन्हीं अवशेषों के आधार पर इतिहासकार इतिहास का पुनर्निर्माण करते हैं। आज अशोक नहीं है किंतु उसके शिलालेख हैं, अकबर नहीं है किंतु आईने अकबरी है। इसमें जो जानकारियां मिलती है उन्हीं के आधार पर इतिहास की रचना होती है। ये अवशेष ही इतिहास लेखन की आधारभूत सामग्रियां हैं। साहित्य का इतिहास भी ऐसे ही पुनर्निर्मित किया जाता है। समस्त प्राचीन साहित्य जैसे 84 वैष्णव की वार्ता, 252 वैष्णव की वार्ता, कबीर, सूर, तुलसी, जायसी, मीरा, भारतेंदु, हरिश्चंद्र आदि की रचनाएं हिंदी साहित्य के इतिहास की आधारभूत सामग्री है। हिंदी भाषा साहित्य के इतिहास की कुछ जानकारियों के बाद अब हम इस हिंदी साहित्य के इतिहास का परिचय प्राप्त करेंगे। सामान्यतः हिंदी के इतिहास का प्रारंभ 1000 ईस्वी के आसपास माना जाता है। राहुल संकीर्तयायन सरहप्पा को पुरानी हिंदी का कवि मानते हैं। इस दृष्टि से हिंदी साहित्य का इतिहास लगभग 2 शताब्दी पूर्व 9वीं शताब्दी से शुरू हो जाती है। सरहप्पा की पुरानी हिंदी रचनाएं परिमाण में बहुत कम उपलब्ध हुई है, इसीलिए 1000 ईस्वी के आसपास हिंदी साहित्य का उद्भव माना जाना उचित समझते हैं। कहने की आवश्यकता नहीं कि हिंदी साहित्य का प्रारंभ हिंदी भाषा में साहित्य रचना से शुरू हुआ है। इसीलिए इतिहासकारों के सामने समस्या यह है कि वे हिंदी की अपभ्रंश से इन विशेषताओं के आधार पर अलग पहचान स्थापित करें। भाषा प्रवाह नदी जल के समान होता है, उसे हम किसी के एक बिंदु से सर्वथा भिन्न या नवीन नहीं घोषित कर सकते। हमें देखना होगा कि भाषा किन भाषा प्रवृत्तियों के कारण हिंदी में रूपांतरित हुए हैं।
विद्वानों के अनुसार क्षतिपूरक दीर्घकरण परसर्गों शब्द चलता है। हिंदी में वह हाथ हो गया है। संस्कृत प्राकृत में परसर्ग नहीं होते हैं, होते होंगे भी तो वे नग्न। वहाँ प्रसर्गों का काम विभक्तियों से चलाया जाता है। अपभ्रंश में कहीं कहीं प्रसर्ग मिलते हैं, लेकिन हिंदी में प्रसर्गों का प्रयोग अधिक होने लगा है। यह दूसरी प्रवृत्ति है जिसके कारण हिंदी अपभ्रंश से अलग हुई और ऐसे में शशि के मुख से अहि के निक से जैसी पंक्ति आती है। पाली प्राकृत अथवा अपभ्रंश में तत्सम सम ढूंढने पर भी मुश्किल हो मिलते हैं। पाली में जो राजा भी लाजा होता है और पुरानी हिंदी में तत्सम शब्दों का पुनर्चलन होता है। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी का अनुमान है कि ऐसा अर्थबोध को स्पष्ट करने के लिए हुआ होगा। अपभ्रंश में एक ही शब्द तभी अनेक अर्थों में प्रयुक्त होते हैं, जैसे गज और गत दोनों के लिए गए हैं। इससे अर्थबोध में गड़बड़ी होती है। कुछ लोगों का विचार है कि तत्सम शब्दों का पुनर्चलन वैष्णव धर्म के प्रचार के कारण हुआ है। पृथ्वीराज रासों में वर समुद्रित प्रथमाधिपति जैसे पंक्ति है। सारांश यह है कि अपभ्रंश में क्षतिपूर्ति, दीर्घीकरण, प्रसर्गों के प्रयोगों की अधिकता और तत्सम शब्दों के पुनर्चलन की प्रवृत्ति आ जाने पर उसका विकास पुरानी हिंदी में हुआ है। ये प्रवृत्तियां साहित्य में 10वीं शताब्दी के आसपास मिलने लगती है। हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रारंभ 1000 ईस्वी से मानते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने प्रधान हिंदी साहित्य प्रवृत्ति को विभिन्न कालखंडों के नामकरण का आधार माना है। इसी प्रवृत्ति पर उन्होंने आदिकाल को वीर गाथा काल, पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल, उत्तर मध्यकाल को रीति काल और आधुनिक काल को गद्य काल कहा है। वीर गाथा और भक्ति काल को प्रधान प्रवृत्ति मानते समय उसके ध्यान में साहित्य का भाव पक्ष रहा होगा, जबकि रीति और गद्य रूपगत प्रवृत्तियां जब तक आदिकाल का प्रश्न है। ग्रीष्म ने से चारण काल, मिश्र बंधु ने प्रारंभ काल और राहु संकीर्तायन ने सिद्ध सामंत काल और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदि काल कहा है। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन नामकरण आदि काल को वीर गाथा काल, समय सीमा संवत 1050 से 1375 तक, पूर्व मध्यकाल भक्ति काल संवत 1375 से 1700 तक, उत्तर मध्यकाल रीति काल संवत 1700 से 1900 तक, आधुनिक काल गद्य काल संवत 1900 से अब तक। शुक्ल जी का काल विभाजन तो प्राय सर्वमान है, किंतु परवर्ती इतिहासकारों ने आदि काल और रीति काल के नामकरण और प्रधान प्रवृत्ति के विषय में शुक्ल जी से गंभीर मतभेद प्रकट किया, जिसकी चर्चा हम यथावसर करेंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रारंभ 1000 ईस्वी के आसपास से माना जाता है, किंतु हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रारंभिक काल को ठीक से समझने के लिए हमें कुछ पहले की साहित्यिक गतिविधियों का परिचय प्राप्त कर लेना चाहिए, जिससे कहा जा चुका है कि इस काल में रचित अनेक अपभ्रंश रचनाएं नाथ सिद्धों में भाषा को पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी कहा है। वस्तुतः पुरानी हिंदी से उसका तात्पर्य परिनिष्ठित अपभ्रंश से विकसित या अपभ्रंशोत्तर भाषा से है। सिद्धों, नाथों और जैन मुनियों के दोहे, पद, संदेश, रासक, उक्ति, व्यक्ति, प्रकरण, राउरवेल और प्राकृतिक पेंगलम के अनेक छंद हेमचंद्र के प्राकृतिक व्याकरण में संकलित अनेक दोहे पुरानी हिंदी के अंतर्गत हैं। पंडित रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में आदि काल को अपभ्रंश काव्य और देश भाषा काव्य में विभाजित किया है और देश भाषा काव्य को वीर गाथा काव्य कहा है। इस वीर गाथा काव्य को पुरानी हिंदी के ही अंतर्गत मानना चाहिए। पुरानी हिंदी में अपभ्रंश और हिंदी की भाषाई एवं साहित्यिक प्रवृत्तियां मिलती जुलती है, इसीलिए आदि काल को अपभ्रंश और हिंदी का संधि काल भी कहा गया है। हिंदी भाषा और साहित्य का स्वरूप वस्तुतः आदि काल में सामने आती है। अब हम आदि काल और उत्तरवर्ती कालखंड के इतिहास का क्रमवार परिचय प्राप्त करेंगे। आदिकाल 1000 से 1400 तक
सामाजिक स्थिति उस समय की। आदिकाल विविध और परस्पर विरोधी प्रवृत्तियों का काल है। हर्षवर्धन के बाद किसी ने केंद्रीय सत्ता स्थापित नहीं की। युद्ध या बाहरी मामलों का कोई प्रभाव जनता पर नहीं पड़ता है। भूमि और नारी का हरण राजाओं पर लिखे गए हैं। काव्य के सामान्य विषय है। सामंतवादी व्यवस्था में भूमि संपत्ति का स्रोत होती है। रक्त या वंश की शुद्धता और उच्चता में नारी की भूमिका निर्णायक होती है। अर्थव्यवस्था की बात छोड़ दें तो कहा जा सकता है कि सामान्य जनता के दैनंदिन जीवन पर राज्य की अपेक्षा धार्मिक मतों का अधिक प्रभाव था। इस काल में संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश की भी रचनाएं हो रही थी। साथ ही साथ अपभ्रंश के कैंचुल को छोड़ती हुई हिंदी भी अपना रूप ग्रहण कर रही थी। इस काल में आवागमन के साधन आज जैसे विकसित नहीं थे। उसकी परिमाण यह दिखाई पड़ता है कि इस विशाल क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर रची हुई रचना कृतियों में भाषागत भिन्नता और क्षेत्रीयता का रंग अधिक है। इसीलिए आदिकाल का हिंदी साहित्य अनेक बोलियों का साहित्य प्रतीत होता है। वस्तुतः यह काल अनेक दृष्टियों से संधि काल है। धार्मिक दृष्टि से इस काल में अनेक ज्ञात अज्ञात साधनाएं प्रचलित थी। सिद्ध, जैन, नाथ आदि मतों का इस काल में व्यापक प्रचार किया गया। इसका साहित्य भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता था। धार्मिक साधना के रूप में वैष्णव मत का प्रचार सामान्य जनता में कम नहीं रहा होगा, किंतु इस काल में वैष्णव मतावलंबी साहित्य अपेक्षाकृत कम मिलता है। इस्लाम का प्रवेश हो चुका था, किंतु उसका प्रभाव साहित्य पर आदि काल के अंतिम चरण के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो में ही दिखाई पड़ता है। संदेश रासक का रचिता रहमान अपने नाम से इस्लाम धर्मावलंबी ज्ञात होता है, किंतु इसकी रचना पर इस्लाम का प्रभाव नहीं के बराबर है। सिद्धि काव्य बौद्ध धर्म कालांतर में तंत्र मंत्र की साधना में बदल गया था। वज्रयान इसी प्रकार की साधना है। महापंडित राव संकितायन के अनुसार बौद्ध धर्म अपने हीनयान और महायान के विकास को चरम सीमा तक पहुंचाकर अब तक एक नई दिशा लेने की तैयारी कर रहा था। जब उसे मंत्रयान, वज्रयान या सहजयान की संज्ञा मिलने वाली थी। सिद्धों का संबंध इस वज्रयान से था। उसकी संख्या 84 बताई जाती है। प्रथम सिद्ध सरहपा सहज जीवन पर बहुत अधिक बल देते थे। इन्हीं सहजयान का प्रवर्तक कहा जाता है। सिद्धों ने निरात्म्य भावना, काया योग, सहज शून्य और समाधि के भिन्न भिन्न अवस्थाओं का वर्णन किया है। इन्होंने वर्णाश्रम व्यवस्था पर तीव्र प्रहार किया है। उन्होंने संध्या भाषा शैली में रचनाएं की है। संध्या भाषा वस्तुतः अंतर साधनात्मक अनुभूतियों का संकेत करने वाली प्रतीत भाषा है। इसीलिए प्रतीकार्थ खुलने पर ही यह समझ में आ जाती है कि इस भाषा शैली का उपयोग नाथों ने भी किया है। कबीर आदि निर्गुण संतों की इस भाषा शैली की उलटवासी कहा जाता है। मध्य देश की पूर्वी भाग में ही सिद्धों के होने का पता चलता है और इसकी भाषा भी में भी उन्हीं क्षेत्रों के तत्कालीन रूप मिलते हैं। नाथ कवि नाथों का समय थोड़ा बाद का है। 84 सिद्धों की जो सूची मिलती है उसमें कई नाथों का नाम भी यह है। वज्रयानी सिद्धों के साथ नाथों का संबंध था। नाथ पंथ में गोरखनाथ शिव के रूप में माने जाते हैं। इसका सेव होना स्पष्ट है। गोरखनाथ ने पतंजलि के योग को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया और ब्रह्मचर्य, वाक संयम, शारीरिक मानसिक शुचिता और मध्यमांस के त्याग का आग्रह किया। ब्राह्मणों के कर्मकांड और वर्णाश्रम व्यवस्था पर उन्होंने तीव्र प्रहार किया। इसका सिद्धांत था जय जोई पिंडे साई ब्रह्मांडे, जो शरीर में वही ब्रह्मांड में। इरा पिंगला नाद बिंदु की साधना, षट चक्र भेदन, शून्य चक्र में कुंडलिनी का प्रयोग आदि नाथों की अंतर साधना के मुख्य अंग है। संध्या भाषा या उलटवासी की शैली का प्रयोग उन्होंने भी किया है। नाथ का निवास स्थान मध्य देश का पश्चिमोत्तरी भाग बताया जाता है। परंपरा से प्रसिद्ध है कि गोरखनाथ मच्छेंद्रनाथ या मच्छेंद्रनाथ के शिष्य थे। जलंधर नगर का नामकरण हुआ। राव संकितायन गोरखनाथ का समय विक्रम की 10वीं शताब्दी मानते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने इसे पृथ्वीराज चौहान के समय का बताया है। पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 10वीं शताब्दी का मानने के पक्ष में है। आज के लिए यहीं तक। अगली सीरीज में हम जैन समावलंबी कवि को पढ़ेंगे।